हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा जो सेशन ये चल रहा है ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, नॉलेज एंड करिकुलम। इसमें हमने अभी तक कवर किया है ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की विशेषताएं, ज्ञान की परिभाषाएं और ज्ञान का वर्गीकरण। लास्ट मैंने आपको बताया था कि ज्ञान का जो वर्गीकरण है वो मैंने जैन मत के अनुसार, कांट के अनुसार और शंकराचार्य जी के अनुसार आपको ज्ञान का वर्गीकरण बताया था। तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी उसी में से एज अ रिवीजन कि कांट ने ज्ञान को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कांट ने ज्ञान को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, और इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगी। अब जो हमारा ज्ञान से जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्ञान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ज्ञान के स्रोत यानी कि हमें जो ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ कहाँ से होती है। तो मुख्यतः अगर हम देखें तो ज्ञान की जो प्राप्ति है वो हमें दो स्रोत होते हैं मुख्यतः इसके। एक तो हो गया आपका प्राथमिक स्रोत यानी कि प्राइमरी सोर्सेस, और दूसरा हो गया हमारा द्वितीयक स्रोत यानी कि सेकेंडरी सोर्सेस। बात करें प्राथमिक सोर्स की, तो प्राथमिक सोर्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें कोई भी ज्ञान जब प्राप्त होता है तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट रोल करती है ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स हमारे। ये ज्ञानेंद्रियां जो भी ज्ञान लेती हैं हमारा, और जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि इस प्रकार का जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान है वो प्रामाणिक नहीं होता है। इस प्रकार का जो ज्ञान है वो उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इस प्रकार का ज्ञान हमारा वैध नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान होता है ये हमारे तर्क पर आधारित नहीं होता है, बल्कि ये हमारी समझ पर आधारित होता है, हमारे समझने की योग्यता पर आधारित होता है कि हमने किस सूचना को किस ढंग से समझा, किस आधार पर हमने उसको उसको हमने ज्ञान प्राप्त किया। ये हमारा समझ पर आधारित होता है। इसीलिए जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान है उसको हम विश्वसनीय नहीं मानते हैं। लेकिन जो प्राथमिक स्रोत है वो हमारा ज्ञानेंद्रियां ही माना जाएगा, क्योंकि इसी से हमें सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई भी चीज है, कोई भी बात है, कोई भी नॉलेज है तो हम उसको सुनेंगे, ठीक है, सुन के, देख के, छू के, इसी तरीके से तो ज्ञान की प्राप्ति हम कर पाएंगे ना। तो इसीलिए प्राथमिक सोर्सेस को माना गया है। अब हमने कुछ सुना, मान लीजिए मैंने कुछ सुना, मैंने सुनने के बाद उसका अर्थ कुछ और समझा, ठीक है, या वही चीज किसी दूसरे व्यक्ति ने सुनी या देखी और उसका अर्थ उस व्यक्ति ने कुछ और समझा, ठीक है, तो वो चीज अलग हो गई ना, बिल्कुल। तो जब तक, इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति के हमारे समझ और हमारे समझने की योग्यता पर आधारित होती है। इसीलिए मैंने ये बात बोली थी, जब तक हम ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान है उसको पूरे तरीके से तर्क पर या पूरे तरीके से सिद्ध नहीं करते हैं, तब तक वो ज्ञान हमारे लिए अविश्वसनीय होता है। अब बात करें कि ज्ञानेंद्रियों को प्राथमिक स्रोत किसने कहा है, तो हमारे जैन, सांख्य, बौद्ध, योग, न्याय दर्शन के अनुसार जो प्राथमिक साधन है ज्ञान प्राप्ति का वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और अद्वैत वेदांत ने इसको बाह्य साधन के रूप में माना है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा प्राथमिक स्रोत। अब हम यदि बात करें हमारे सेकेंडरी सोर्सेज की यानी कि द्वितीयक सोर्सेज की, तो इनको हमने मुख्यतः ये आपके 7 भागों में बांटा हुआ है, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ केवल वही सोर्सेज हैं। ये मुख्य रूप से है। पहला है आपका सत्तात्मक स्रोत, जिसे हम कहेंगे अथॉरिटेटिव सोर्सेज, ठीक है, अप्रामाणिक स्रोत यानी कि अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज, ठीक है, जिनको हमने 2 भागों में बांट दिया है। अनुभवजन्य ज्ञान है और आपका इंटरनेट से प्राप्त ज्ञान है। परंपराओं या दंत कथाओं के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। तर्क, चिंतन एवं बुद्धि के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। अंतःप्रज्ञा एवं अंतर्दृष्टि यानी कि इंट्यूशन से प्राप्त ज्ञान है। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, और अंतरराष्ट्रीय अंतरक्रिया यानी कि इंटरनेशनल इंटरेक्शन। ये सारी जो सोर्सेज हैं ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेज में
आते हैं, ये जितने भी साधन हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले सत्तात्मक स्रोत की, सत्तात्मक यानी कि प्रामाणिक ज्ञान, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में और हमारे उपनिषदों में, हमारे स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली जो बुक्स है, ठीक है, वो सभी जितने भी ज्ञान है उनसे प्राप्त जो ज्ञान है वो प्रामाणिक ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये प्रकार का जो ज्ञान है वो हमारा एक उद्देश्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य हमारे मूल्य और उद्देश्यों को सामने रख के इस ज्ञान को बनाया गया है और हमें पढ़ाया जा रहा है। ये जो ज्ञान होता है सत्तात्मक ज्ञान, ये पूरी तरीके से विश्वसनीय होता है, वैध होता है, प्रामाणिक होता है, सिद्ध किया हुआ होता है। हमारे जितने भी वेद हैं, ठीक है, उपनिषद हैं, ये तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल सिद्ध है। इन्हें दोबारा से सिद्ध करने की या दोबारा से आंकड़े के लिए तथ्यों को इकट्ठा करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे जितने भी साइंस के फॉर्मूले हैं, जो हम स्कूल्स में जो बुक्स पढ़ते हैं, वो फॉर्मूले अपने आप में सिद्ध हैं। हाँ, उनसे आगे हम और खोज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा है वो चीज़ें हमारी प्रामाणिक है, सिद्ध है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो हमारा कहलाता है सत्तात्मक स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अप्रामाणिक स्रोत। अप्रामाणिक स्रोत वो होंगे जो कि अगर हम इनको इसी रूप में ले लेते हैं तो ये हमारे विश्वसनीय भी हो सकते हैं और अविश्वसनीय भी हो सकते हैं, इन पर हम भरोसा नहीं करते हैं। विश्वसनीय मतलब जैसे आपका अनुभवजन्य ज्ञान है, ठीक है, हमने किसी से एक्सपीरियंस लिया, किसी भी चीज़ का हमें एक्सपीरियंस हुआ, तो अब अगर हम बात करें, मैं हूँ या आप हो या हमारे साथ कोई और बंदा है, तो उसको एक ही मतलब हमारे हो सकता है कि परिस्थितियाँ हम सब तीनों के साथ अलग हों, ठीक है, जो चीज़ें हैं परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, उन परिस्थितियों से हमने जो एक्सपीरियंस किया उस एक्सपीरियंस से हमें अलग तरीके की ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लीजिए कि मुझे कहीं जाना था, मुझे कहीं जाना था, तो मैंने तय किया कि मैं ऑटो से जा रही हूँ, तो ऑटो में जाते जाते बारिश हो गई, एकदम से मैं भीग गई। तो मेरा क्या हुआ, मुझे लगा कि भाई वो रास्ते तो बहुत ख़राब है, वहाँ मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं बारिश से भीग गई। तो ये मेरा ज्ञान है, मुझे एक्सपीरियंस हुआ और मुझे ज्ञान मिला कि वहाँ मुझे जाना था, वहाँ की सड़कें बहुत ख़राब है, बेकार है, वो रास्ते बेकार है। इसी तरीके से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ जाना था, तो जिस समय वो गया उस समय उसको ईजीली कोई भी व्हीकल मिल गया, कोई भी वाहन मिल गया वहाँ जाने के लिए, और जो सड़कें थी हो सकता है कि वो सड़कें तब तक रिपेयर हो गई हों या उसको बारिश का सामना नहीं करना पड़ा, तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ठीक, तो उसको उसी प्रकार का ज्ञान का अनुभव होगा अपने अनुभव के आधार पर, और मुझे मेरे अनुभव के आधार पर मैंने अपने अंदर एक ज्ञान का विकास कर लिया कि ये वाली जो जगह है वो अच्छी नहीं है। ये जो अनुभवजन्य ज्ञान होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड जो नॉलेज है, वो आपकी सब्जेक्टिव होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। सब्जेक्टिव यानी कि इसमें व्यक्ति निष्ठता का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति यानी कि हम जो पर्सनल एक्सपीरियंस का इसमें प्रभाव पड़ता है। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगी। दूसरे प्रकार का जो ज्ञान है जो कि अप्रामाणिक स्रोत के अंतर्गत आता है, वो है आपका इंटरनेट से प्राप्त ज्ञान। आप लोगों को तो उसका बहुत एक्सपीरियंस होगा। अब वही आ गया यहाँ पर अनुभवजन्य ज्ञान। आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि हम जब कुछ भी सर्च करते हैं तो कभी कभी तो कुछ और आ जाता है, उसी चीज़ की डेफिनेशन के जो राइटर हैं वो कुछ और आ जाते हैं, और उस कहीं कहीं पर क्या होता है कि वही डेफिनेशन के राइटर कोई और दे देता है गूगल, जब हम सर्च करके पता करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंटरनेट द्वारा प्राप्त ज्ञान है उसको हम 100% श्योर नहीं कह सकते कि ये 100% सही ज्ञान है। हाँ, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, और ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि इंटरनेट से जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वो हमेशा ही गलत है, नहीं, बल्कि इंटरनेट से जो प्राप्त ज्ञान है वो अप्रामाणिक है, कि भाई हमको गलत भी बता सकता है ये और हमको सही भी बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हम परंपराओं या दंत कथाओं द्वारा आधारित ज्ञान। यहाँ पर क्या होता है कि प्रमाणों की सार्थकता नहीं होती है। इस प्रकार का जो ज्ञान है यहाँ पर हम
अपने अपने अनुभवों के आधार पर, हमारी जो दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाती थी, वो अपने अपने अनुभवों के आधार पर सुनाती थी। और जो भी अंधविश्वास से भरी हुई बातें हैं कि अगर आप कहते हैं ना, बिल्ली रास्ता यदि हमारा काट जाती है तो फिर हमें वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काम हमारा खराब हो जाता है। तो ये हमने ज्ञान की प्राप्ति कर ली अपने बुजुर्गों से, लेकिन क्या हुआ कि इसमें कोई भी प्रामाणिकता नहीं है। बल्कि कई बार तो मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि बिल्ली ने रास्ता काटा, तो एक बार को मैं भी सोच में पड़ गई कि मैं आगे जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन फिर मैं जब गई तो वो काम मेरा अच्छा हुआ। तो यानी कि इस चीज में कोई भी प्रामाणिकता नहीं है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, अगर उसमें कोई भी लॉजिक नहीं है तो इट मीन्स कि वो ज्ञान हमारे लिए सही नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, सिद्ध नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तर्क, चिंतन एवं बुद्धि पर आधारित ज्ञान। बहुत सारी चीजें हमें क्या होती है, सूचनाएं हमें प्राप्त हुई, सूचनाएं हमें प्राप्त करने के बाद हमने अगर उसमें तर्क और चिंतन नहीं लगाया तो वो जो ज्ञान है, अपनी बुद्धि नहीं लगाई, वो ज्ञान हमारा सही नहीं होगा। द्वितीय स्रोत है, मतलब तर्क चिंतन एवं बुद्धि से जो हमारा सेकेंडरी सोर्स है, उसमें हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। आप लोगों ने विधियां पढ़ी होंगी, डिडक्टिव और इंडक्टिव, आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि हम लोग शुरू से ही जब छोटे होते हैं तभी से ये पढ़ते आ रहे हैं, दोनों ही विधियां हम पढ़ते हैं। मैथ्स में मोस्टली निगमन विधि यूज होती है और बाकी हम लोग जो पढ़ते हैं आपका आगमन विधि यूज होती है। ठीक है। तो आगमन विधि और निगमन विधि में अंतर भी बहुत पूछ लिया जाता है। आगमन विधि का मतलब होता है कि उसमें क्या करते हैं कि हमें बहुत सारे पहले एग्जाम्पल्स देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे, बहुत सारी सिचुएशंस देंगे, और उन सिचुएशंस के आधार पर फिर हम एक लॉजिक पर जाएंगे, एक तर्क पर जाएंगे कि हमने ये वाली चीज़ देखी, ये वाली चीज़ देखी, ये वाली चीज़ देखी, तो इट मीन्स कि ऐसा ही होता है। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो पेड़ों के एग्जाम्पल दूं कि मोस्टली जो पत्तियां हैं, अगर हम कई सारे पौधे एक साथ रख दें तो उन पौधों की जो पत्तियां हैं वो हमें ग्रीन ही दिखाई देंगी। हम कहें कि गुलाब के फूलों की पत्तियां हरी होती हैं, ठीक, गेंदे के फूलों की पत्तियां हरी होती हैं, या कोई भी मोस्टली जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां हरी होती हैं। अब हम इस आधार पर, इन उदाहरणों के आधार पर एक लॉजिक पर जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है। इट मीन्स कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी उपस्थिति के कारण वो पत्तियां हरी होती हैं। यहाँ पर हमने तर्क किया, चिंतन किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसके आधार पर हमने उस ज्ञान की प्राप्ति की। तो ये हमारा सेकेंडरी सोर्स हो गया, तर्क, चिंतन एवं बुद्धि। यहाँ पर सबसे पहले तो सूचनाएं आएंगी ना, और सूचनाओं के बाद फिर हम उस पर तर्क चिंतन करेंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तब जाके हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होगी। डिडक्टिव मेथड भी इसी तरीके से होता है। निगमन विधि, उसमें क्या है, उसमें पहले आपको नियम बता दिए जाते हैं, सूत्र बता दिए जाते हैं, और उन नियमों और सूत्र के आधार पर आपको चीज़ों को, जो भी आपका ज्ञान है उसको सामान्यीकृत करना पड़ता है, जर्नलाइज करना होता है। ठीक। तो ये हो गया आपका तर्क, चिंतन एवं बुद्धि के आधार पर प्राप्त ज्ञान। नेक्स्ट है अंतःप्रज्ञा अथवा अंतर्दृष्टि। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सूझ का सिद्धांत पढ़ा होगा टीचिंग एंड लर्निंग वाले पेपर में। तो उसमें क्या था कि कोहलर का था सूझ का सिद्धांत। उसमें जो सुल्तान चिंपांजी था, तो उसने एकदम से केलों को लेने के लिए उसने क्या किया था, बहुत सारी स्टिक्स रखी थी, उन स्टिक्स को जोड़ा था आपस में। उसने पहले बहुत सारे प्रयास किए जो कि सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन उसको फिर एकदम से दिमाग में एकदम से आइडिया आया और उसने क्या किया, स्टिक्स को जोड़ा, और स्टिक्स को जोड़ने के बाद उसने वो केला ले लिया। तो ये क्या हो गया हमारा अंतःप्रज्ञा एवं अंतर्सूझ, यानी कि इंसाइट। इसमें इस प्रकार का जो ज्ञान है वो हमारा, इस प्रकार के ज्ञान में हमें परिस्थितियों के अनुसार अंदर से हमारे अंदर कुछ आइडियाज आते हैं। इसमें हमारी बुद्धि का प्रयोग काफी होता है, परिस्थितियों के अनुसार हमारा जो विवेक है वो काम आता है। तो ये जो इंट्यूशन है, ये इंट्यूशन हमको एकदम से ज्ञान की प्राप्ति कराता है कि भाई आपको ये काम इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से करना चाहिए।
आपने देखा होगा कि हम खुद ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि बिना सोचे समझे हम एकदम से उस काम को करने की कोशिश करने लग जाते हैं। अपने एकदम से हमारे दिमाग में आइडियाज आ जाते हैं, ठीक है, और वो आइडियाज हमारे सक्सेसफुल होते हैं। हमें उसकी ज्ञान की फिर प्राप्ति होती है कि भाई हमने इस आइडिया को यूज किया तो हमें उस तरीके से हम सक्सेस हो गए, यानी कि ये भी एक तरीका है इस काम को करने का, हमें नई ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। तो ये है हमारा अंतःप्रज्ञा एवं अंतर्दृष्टि के द्वारा प्राप्त ज्ञान। इसको इनसाइट जो थ्योरी है, यानी कि अंतर्दृष्टि को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किया है वो हमारे मनोवैज्ञानिकों की गेस्टाल्टवादी जो शाखा है उसने सबसे ज्यादा इंसाइट यानी कि सूझ को सपोर्ट किया है इस प्रकार के ज्ञान। आगे हम बात करें तो सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में क्या है कि इसमें दो चीजें हमारी काम करती हैं, एक तो हमारे समाज और हमारी संस्कृति। जब भी व्यक्ति समाज, हम लोग जब अपने घर में होते हैं, छोटे होते हैं, घर तक सीमित रहते हैं, तब तक आपने देखा होगा कि वो बच्चा कितना इनोसेंट सा होता है, उसको चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। लेकिन फिर धीरे 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 जब वो घर से बाहर निकलने लग जाता है, अपने दोस्तों से इंटरेक्शन करने लग जाता है, अपनी टीचर से इंटरेक्शन करने लग जाता है, बाहर के लोगों से इंटरेक्शन जैसे जैसे वो करने लग जाता है, तो वैसे वैसे उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि होती चली जाती है। तो ये भी सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं कि जो भी हमारे सोशल इंटरेक्शन है, प्लस जब हम सोशल मतलब समाज से जब हम जुड़ेंगे तो समाज से जुड़ी हुई संस्कृतियों के विषय में भी हम जानकारियां प्राप्त करेंगे। अलग अलग तरह की जो संस्कृति है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनको भी हम प्राप्त करेंगे। जैसे हमारे यूपी की अलग मान्यता है, अगर हम किसी और स्टेट में चले जाएं तो वहाँ अलग मान्यता है। या आप हमारी कास्ट की देख लीजिए कि मुस्लिम्स के अलग कल्चर होता है, हिंदूज का अलग कल्चर होता है, जैनिज्म का अलग कल्चर होता है। तो वो हमें संस्कृतियाँ भी तो नया नया ज्ञान प्रदान करती हैं, एक नई क्रिएटिविटी हमारे अंदर पैदा करती हैं, चीज़ों को जानने की, समझने की, उनको उस रूप में एक्सेप्ट करने की। तो जैसे जैसे हम समाज से जुड़ते चले जाएंगे, इंटरेक्शन करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया यानी कि इंटरनेशनल इंटरेक्शन। आप लोगों ने भी देखा है कि भाई हमारे अब मोदी जी बाहर जा रहे हैं, कितनी सारे नए नए योजनाएं लेके आ रहे हैं, है ना। तो उससे हमें क्या हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है कि भाई ये काम भी इस तरीके से हो सकता था। बहुत सारे देशों से जो हम इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ बाहर की चीज़ों से हम इंटरेक्शन करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे इंडिया के लिए यूज़फुल है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे इंडिया की जो चीज़ है उसको हम बाहर जाके उसका फ़ायदा दूसरे लोगों को दे सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से जब हम इंटरनेशनल तरीके से इंटरेक्शन लोगों से करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तरीके से, तो हमारे ज्ञान में और ज़्यादा वृद्धि होती चली जाती है। तो ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया सेकेंडरी सोर्सेज हैं जो कि ज्ञान के हैं, ये प्राथमिक सोर्स हैं जिन्हें हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। कोई भी डाउट हो, मैंने आपसे पहले ही कहा था, टाइम लैप्स करके आप वहाँ पर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग शायद पूछते नहीं हो, या तो आपके कुछ समझ में नहीं आता, या फिर आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, मुझे तो यही मानना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये ज्ञान के स्रोत खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सूचना के विषय में बताऊंगी, सूचना का क्या वर्गीकरण है, सूचना क्या होती है, सूचना, विश्वास और ज्ञान में क्या अंतर होता है। तो हमारी ये फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि मैं आपने लास्ट टाइम मैंने क्या पूछा था, मेरा जो लास्ट लेक्चर था उसमें, कि कांट ने ज्ञान को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो कांट ने ज्ञान को दो भागों में वर्गीकृत किया था। एक तो आपका था अनुभविक ज्ञान और दूसरा था प्राग अनुभविक ज्ञान यानी कि प्रायोरी नॉलेज। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा था प्रायोरी नॉलेज क्या होती है। मेन अगर मैं बताऊं आपको मुख्य रूप से कि जो प्रायोरी नॉलेज होती है वो हमारी स्वाभाविक नॉलेज होती है, जबकि मैकडूगल ने बताया था, और उसमें क्या था कि इसमें हमारा अनुभव काम नहीं करता है। इस प्रकार की जो नॉलेज है वो हमें स्वयं ही शुरू से ही हमें मिलती है, और ये नॉलेज हमारे जीवन भर तो चलती है, लेकिन शुरुआत में इस प्रकार का जो स्वाभाविक ज्ञान है वो बहुत काम आता है। यहाँ पर अनुभव आधारित ये जो नॉलेज है वो नहीं होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर अनुभव काम
नहीं करता है। और इस प्रकार की जो नॉलेज है, गणित है, ठीक है, और जो चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को समझने की जो कोशिश है, उसमें काम आती है। और जो हमारा अनुभवी ज्ञान है, यानी कि उसमें हमारा अनुभव पूरे तरीके से काम करता है। और इस प्रकार की जो नॉलेज है, वो हमारे कुछ समय के बाद शुरू हो जाती है। ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर आप मेरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा अगर कोई भी डाउट आपको है तो। थैंक यू।